गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका, यानी कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्यामिति होता क्या है। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है, वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा से आपको क्लियर हो जा रहा है कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जो आप यहाँ बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त ये सब देख रहे हैं ना, ये सारी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों के बारे में और उनके बीच के संबंधों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब बात करें ज्यामिति की, तो ज्यामिति संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्यामिति संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्या और मिति। ज्या और मिति। ज्या का मतलब क्या है? ज्या का मतलब यहाँ पृथ्वी, ज्या का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। ज्या का मतलब क्या होता है आपका? पृथ्वी या भूमि भी कह सकते हैं, या भूमि भी कह सकते हैं। और मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि भूमि मापन। ज्यामिति का अर्थ क्या हुआ? भूमि मापन। उसी तरह अगर मैं इसके अंग्रेजी नाम की बात करूं, जियोमेट्री, तो जियोमेट्री जो है ना आपके 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। किससे? तो जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब भी वही होता है पृथ्वी या भूमि भी कह सकते हैं, या भूमि। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना, तो भूमि मापना इसका भी मतलब हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि ज्यामिति का शुरुआत कहां से हुआ होगा। ज्यामिति का शुरुआत कहां से हुआ होगा? तो लगभग 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। सोच भी नहीं सकते हो कितना, बहुत साल पहले हो गया ना जी। 2500 ईसा पूर्व मतलब कि जो ईस्वी शुरू होती है, 1-2 जहां से शुरू होता है उसके पहले 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व यानी उस समय में ज्यामिति की शुरुआत हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो ज्यामिति की शुरुआत मिस्र में हुई थी, मिस्र। और एक और जगह जिसे हम लोग कह सकते हैं बेबीलोनिया। मिस्र और बेबीलोनिया के लोग उस समय ज्यामिति का उपयोग करते थे। कैसे करते थे? तो भूमि मापने में, जैसा कि आपने नाम देखा, भूमि मापने में, अच्छा, या फिर किसी कमरे का आयतन के लिए, यानी कोई गोदाम बनाए हैं सामान रखने के लिए, तो उसके आयतन में, ठीक है। तो उस समय ये ज्यामिति का प्रयोग करते थे मिस्र और बेबीलोनिया के लोग, वहां पे बहुत ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है। अब आप आगे बात करें कि ज्यामिति का विस्तार कैसे हुआ, तो इसके संबंध में मैं एक आपको कहानी सुनाने वाला हूं, और कहानी सुनिएगा, बहुत मजा ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसका विस्तार, अभी आप देखते हो कि ज्योमेट्री इतना ज्यादा हो गया कि हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है। बहुत से बच्चों को ये सारे चैप्टर ज्योमेट्री से रिलेटेड, जितने भी ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आते हैं। तो इतना ना विस्तार हो गया कि बच्चों को बाउंस करने लगा। तो इसको जानना जरूरी है ना जी। तो बड़े ध्यान से देखना। हम लोग अगर बात करें ज्यामिति की शुरुआत तो आपको पता चल गया 2500 ईसा पूर्व हुई। पहले मिस्र और बेबीलोनिया के लोग इसका इस्तेमाल करते थे भूमि मापने, है ना, आयतन वगैरह मापने के लिए किसी गोदाम का। तो इन सब कार्यों में ये उसका उपयोग करते थे। अब उसके बाद ये क्या हुआ कि मिस्र से यह आगे चल के यूनान पहुंचा, ठीक है। ज्यामिति फैला हुआ उसका मिस्र से कहां पहुंचा? यूनान पहुंचा, ठीक है। अब देखिए यूनान में क्या हुआ, तो यूनान में बिंदुओं के बारे में, है ना, रेखाओं के बारे में,
समतल आकृतियों के बारे में, समतल के बारे में, इन सब के बारे में धीरे धीरे अध्ययन होना वहां पे शुरू हो गया। ठीक है, अब इस संबंध में सबसे ज्यादा ये बिंदुओं को मापने, रेखाओं, समतलों आदि के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान थेल्स का था। सबसे बड़ा योगदान थेल्स का था। थेल्स जो थे आपके एक गणितज्ञ हुए बाद में, पहले यह एक व्यापारी था, पहले यह एक व्यापारी था। ये तो गणितज्ञ बने बाद में जी, ये एक व्यापारी था। यह ऐसा व्यापारी था कि इतना इसने पैसा कमा लिया, व्यापार में इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि अब इसको लालसा हुई कि अब मुझे कमाना ही नहीं है। ठीक है, अब उसे कोई काम ये कमाना धमाना नहीं है, उसको बस घूमना है। तो वह घूमना शुरू किया और घूमते घूमते वह यूनान का था और यह घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया? मिस्र पहुंचा। और मिस्र गया तो उसने वहां पे ज्योमेट्री देखी, और ज्योमेट्री देखी यानी ज्यामिति वहां पे पढ़ाई शुरू की। ज्यामिति देखा तो उसको इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ भाई, तो उसने वहां पे अध्ययन करना शुरू कर दिया ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। और फिर यह मिस्र से अपने यहाँ यानी कि यूनान आ गया और वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया, वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया और यह पढ़ाने लगा। थेल्स अब क्या बन गया? एक गणितज्ञ बन गया। और इसका एक प्रिय चेला, एक विख्यात चेला जिसके बारे में हर कोई जानता है, वो थे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कौन नहीं जानता है जी, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये जानते हैं। तो पाइथागोरस ये थेल्स के ही चेले थे। तो ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारी चीजें ईसा पूर्व की हैं। अब मैं पाइथागोरस की बात करूं तो 500-600 ईसा पूर्व की पहले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इनका प्रिय चेला पाइथागोरस हुए और पाइथागोरस ने भी बहुत सारे अपने प्रमाण दिए, बहुत सारी चीजों को सिद्ध किया। एक्चुअल में पाइथागोरस ने भी अपना एक स्कूल स्थापित कर दिया और ज्ञान देने लगा वहां पे। उस क्रम में इसने बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया और जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। यूनान के ही एक और दूसरे गणितज्ञ हुए जिनका नाम था यूक्लिड, और जिसके नाम पे ही ये चैप्टर है। ठीक है, यूनान के एक दूसरे गणितज्ञ कौन थे? यूक्लिड थे। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। एक्चुअल में इन्हें पितामह, फादर कहा जाता है। पितामह कहा जाता है किसका? ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है। तो ज्योमेट्री के फादर कौन थे? यूक्लिड थे। ठीक है, ये यूनान के ही एक दूसरे गणितज्ञ थे और इन्होंने बहुत सारा अपना प्रमाण दिया। उन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में कुछ अभिगृहित दिए, है ना। तो अभिगृहित क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कुछ अपने ये एग्जम्स दिए, ठीक है, और उन्हीं सब के बारे में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, द एलिमेंट, है ना। जिन्होंने जितना ज्यादा कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो चीज भी बताया है, वो सारी चीजें द एलिमेंट नामक पुस्तक में दी गई है। और उसी द एलिमेंट नामक पुस्तक से कुछ चीजें लेकर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द एलिमेंट नामक पुस्तक से ही हम लोग कुछ चीजें लेकर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि यूक्लिड द्वारा लिखा हुआ पुस्तक था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम आ गया यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। यानी कि यूक्लिड ने ज्योमेट्री में जो भूमिका दिखाई है, अपना योगदान दिया है, उसी योगदान को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग बहुत हुआ बाहर की बातें, अब थोड़ी अपनी देसी बातें हो जाए, अब अपने यहाँ की कुछ बातें हो जाए। अगर मैं भारत की बात करूं, अपने इंडिया की बात करूं, प्राचीन समय की, तो प्राचीन समय में यहाँ पर जो पुजेड़ी जो होते थे, पूजा करने वाले, यज्ञ करने वाले जो पंडित होते थे, वो ऐसी वेदी बनाते थे, पूजा करने के लिए हवन कुंड बनाते थे, है ना, हवन कुंड बनाते थे। तो आप सोचो, हवन कुंड में ये जो लंबाई है यहाँ की, यहाँ की चारों तरफ से ये जो लंबाई दिख रही है, बराबर कैसे हुई? यहाँ तो ज्यामिति का ही प्रयोग हुआ। हाँ, भले ये उस समय परिचित नहीं थे कि ये ज्योमेट्री है, लेकिन यहाँ ज्यामिति का प्रयोग हुआ। श्री यंत्र बनता था, श्री यंत्र, है ना। अब इस श्री यंत्र में देखिए बहुत सारे ऐसे त्रिभुज है इसमें, है ना, और सब समान आकार के त्रिभुज बन गए। भैया बिना नापे कैसे हो गए? टोटल इसमें 43 त्रिभुज होते हैं, वो बिना नापे ये कैसे बन जाएंगे? ठीक है, बिना नापे ये कैसे बन जाएंगे भैया, आप ही सोचो। यहाँ ज्योमेट्री का प्रयोग हुआ ना, ज्यामिति की प्रयोग हुई। तो हम लोग प्राचीन काल से ही इसका भी प्रयोग ईसा पूर्व के समय में ही हो रहा था। या फिर ऐसे अगर हम लोग बात करें हड़प्पा संस्कृति की, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, या फिर मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो,
मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो उस समय भी आपने मोहनजोदड़ो पे एक फिल्म भी देखी होगी, आया था, किसका था जी, वो क्या कहते हैं उसको, ऋतिक रोशन का था। तो अच्छा, तो आपने देखी होगी इस फिल्म में, या फिर ऐसे भी आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिले थे। तो यहाँ पे सुने होंगे कि पहिया मिला है। अच्छा एक बात बताओ, बिना ज्योमेट्री का प्रयोग किए, बिना ज्यामिति का प्रयोग किए आप वृत्त खींच सकते हो? अभी के समय में आपसे कहा जाए कि एक वृत्त खींचो, आप कैसे खींचोगे? ज्योमेट्री का प्रयोग करके ही खींचोगे, बिना ज्यामिति के खींच सकते हैं? नहीं। तो उस समय भी तो हुआ। उस समय मोहनजोदारो के समय में रोड जो मिले हैं, वह रोड जो बन के तैयार हुआ, अभी हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो अलग बात है यार, लेकिन वहां ज्योमेट्री का प्रयोग हुआ तभी तो उतने बढ़िया तरीके से रोड मिल गए, मकान मिले हैं, वहां ईंटें बनी हुई, ईंटों में भी तो ज्योमेट्री का प्रयोग हुआ तभी तो एक समान आकार की ईंटें बन सकी। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें तो भारत में भी प्राचीन काल से ही ज्योमेट्री का प्रयोग होते आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये श्री यंत्र आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। अथर्ववेद में ऐसे ये आकृति बनी हुई मिलेगी, इसको श्री यंत्र कहा जाता है। इसमें 43 त्रिभुज बने, तो 43 त्रिभुज एक ही आकार के कैसे बन गया जी? तो उस समय भी तो ज्यामिति का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके सिद्धांतों के बारे में हो सकता है कि वो नहीं जानते होंगे ज्योमेट्री के, लेकिन प्रयोग तो हो रहा था ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और इधर आते हैं, यानी कि ईसा में आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले भास्कर की, तो भास्कर भी आपके एक गणितज्ञ थे जो 114 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 114 ईस्वी में। तो इन्होंने भी पाइथागोरस प्रमेय में एक अतिरिक्त प्रमाण दिया है, उसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, उसी तरह आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट का तो नाम सुने ही होंगे। आर्यभट्ट इनका जन्म एक्चुअल में इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। तो इन्होंने भी बहुत सारा आप देखे होंगे, संधिबाहु है ना, संधिबाहु त्रिभुज के बारे में, बहुत सारे गोले के आयतन के बारे में भी इन्हीं ने बताया था, गोले के आयतन के बारे में, है ना। ब्रह्मगुप्त ये भी आपके गणितज्ञ ही थे, है ना। इनका जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। मैं ये चाहता हूं ना आपको बताना कि इन सब के बारे में भी तो जानो आप, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से क्यों, ये हमारे भारतीय थे, ये हमारे अपने देश के थे, इनके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे यार? ये तो हमारे बहुत सारे योगदान दिए इन्होंने भी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ज्यामिति के बारे में तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, और इंट्रोडक्शन काफी लंबा भी हो गया, तो मैं इस चीज को अब रहने देता हूं। हम लोग अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ज्यामिति का उपयोग ही क्या है भाई। तो हमारा अगर जीवन की बात करें तो जीवन में ज्यामिति के बिना रहना असंभव है यार। हम वृत्त, त्रिभुज, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन में बहुत सारा इसका उपयोग है, बहुत उपयोगी है ना जी, अति आवश्यक है। हम लोग बहुत सारे ज्यामितीय आकृतियों, इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ना जरूरी है, इसके बिना तो हमारा जीवन संभव नहीं है। अच्छा मान लो मकान बनवाना, यार ज्यामिति का हम लोग को पास ज्ञान ही नहीं होगा तो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब चीजें, कितना ईंट लगा, कितना सीमेंट लगेगा, ये सब चीजें कैसे पता लगेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में, सड़क बनना, बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग होने वाली चीजों में ज्यामिति का उपयोग है। तो ऐसे बिना ज्यामिति के बिना ना हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इस और क्या हो सकता है, अब ज्योमेट्री में हम लोग जितना ज्यादा आगे पढ़ेंगे ना त्रिभुज के बारे में, उनके संबंधों के बारे में, तो हमारी तर्क शक्ति बढ़ेगी, हमारे सोचने की, हमारे लॉजिक, है ना, लॉजिक लगाने की या चिंतन करने की, ये सारी चीजें हमारे मन में और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, हम और ज्यादा सही तरीके से बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ज्योमेट्री। चलिए अब हम अपने आते हैं यूक्लिड भैया के पास और यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में आगे देखते हैं। अब यूक्लिड के समय में ना बहुत सारे यूनान के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया कि ज्यामिति से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं प्रस्तुत की, लेकिन उन परिभाषाओं में क्या किया कि वो अपने आसपास के स्थान या वस्तुओं को देखकर, है ना, उन्हीं सब के आधार पर उनकी परिभाषाएं प्रस्तुत की। जैसे उन्होंने एक ठोस के बारे में कहा, जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, ठोस के बारे में क्या कहा कि ठोस जो होता है, ठोस का आकार, माप और स्थिति होती है। ठोस का गलत नहीं कहा, देखो ठोस की आकार होता है, साइज होता है। कोई भी ठोस लेंगे, मान लो एक गोला लेते हैं, तो इसका आकार, आकृति और स्थिति है, और यह एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। और इसकी परिसीमा को इन्होंने पृष्ठ कहा, जो अभी भी हम लोग कहते हैं पृष्ठ के नाम से जानते हैं, है ना, पृष्ठ, सरफेस के नाम से जानते हैं, पृष्ठ कहा। और इसे एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जा सकता है।
है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी परिभाषाएं बनाई। तो इसी संबंध में क्या किया, यूक्लिड ने अपने छोटे छोटे परिभाषा के आधार पर कुछ स्पष्ट कर दिया, बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया। यूक्लिड ने अपनी कुछ परिभाषाएं दी, जितने भी पहले यूनानी गणितज्ञ थे उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। उसी चीज को सरल करने के लिए यूक्लिड ने अपनी कुछ परिभाषा को प्रस्तुत किया। तो जो परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से थी, जैसे इन्होंने दिया बिंदु की परिभाषा कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ का जो किनारा होता है उसकी क्या होती है, वह रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखा के साथ सपाट रूप से स्थित है। तो ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं दी, लेकिन परिभाषा से बहुत सारी चीजें हमें समझना बाकी है। जैसे अगर मान लीजिए इन परिभाषाओं की बात करें तो इन परिभाषाओं को आपसे बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो रही होंगी। मैंने बस परिभाषा पढ़ दिया और आप कुछ नहीं समझ पाए। परिभाषा का मतलब यह होना चाहिए कि बहुत सारा चीज आपको स्पष्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस परिभाषा नंबर 2 में देखिए रेखा के लिए कि रेखा चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती। तो अब इसको जानने के लिए, रेखा के बारे में जानने के लिए हमें लंबाई का ज्ञान होना चाहिए और चौड़ाई का ज्ञान होना चाहिए, तब ना हमें पता चलेगा। अब बताओ, अब हम लंबाई और चौड़ाई की परिभाषा क्लियर करेंगे तो उसमें भी कुछ हो सकता है कि निकल के है कि उनको भी परिभाषित करना होगा। तो ऐसी तो बहुत सारी समस्याएं आती जाएंगी। किसी भी डेफिनेशन को क्लियर करने में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारी परिभाषाओं को परिभाषित करना होगा, तभी आप समझ पाइएगा। आप जैसे देखो, एक रेखा सिरे बिंदु होते हैं, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, तो पहले यहाँ बिंदु को भी तो परिभाषित करना होगा ना। कोई भी परिभाषा को अच्छे से जानने के लिए उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, उनको भी परिभाषित करना जरूरी होगा। तो इसी क्रम में बहुत सारे गणितज्ञों ने क्या किया कि कुछ पद में इन्होंने अपरिभाषित मान दिया, कि कुछ ऐसी भी परिभाषाएं ली जो अपरिभाषित है, उसको मान लिया कि वह अपरिभाषित है, ताकि यही समस्या दूर हो जाए कि भैया इसको परिभाषित करो, उसको परिभाषित करो। उससे अच्छा है कि सीधे कह दो कि ये अपरिभाषित है। उसी तरह से यूक्लिड ने भी अपना जितनी भी परिभाषाएं दी थी उनमें से कुछ गुण को देखते हुए, इन सब गुणों को देखते हुए, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो अपरिभाषित है, ऐसी चीजों को देखते हुए इन्होंने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए ही उन्हें एक कथन मान लिया, उनको एक कथन मान लिया। और ये कथन जो थे 2 वर्गों में उनको विभाजित किया। ठीक है, जितने भी कथन थे जिनको हम साबित नहीं कर पाए, यूक्लिड ने उसको साबित नहीं किया, उन्हें कथन एक मान लिया कि वो सत्य कथन है, यह मान लिया, और उन्हें 2 वर्गों में बांटा। कौन कौन से वर्ग, तो एक में आ गया अभिगृहित, एक को क्या कहा गया, अभिगृहित। अंग्रेजी में इसको एक्जियूम कहते हैं, एक्जियूम्स। ठीक है, और दूसरा जो था वह आपका हुआ अभिधारणा। यानी कि पोस्टुलेट्स। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी कथन थे जो सत्य थे, सिद्ध तो नहीं हुए लेकिन सत्य थे, उनको 2 वर्गों में बांट लिया, एक अभिगृहित और दूसरी अभिधारणा। तो अभिगृहित क्या कहलाते हैं, तो अभिगृहित को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे कथन जो इतने स्पष्ट होते हैं कि उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये इतने आपको सरल दिखेंगे ना कि वो आपको लगेगा कि सत्य है ना, उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपके अभिगृहित कहलाते हैं। और ये अभिधारणाएं क्या है, तो ये भी आपके एक तरह के अभिगृहित ही है, अभिधारणा भी एक तरह का अभिगृहित ही है, लेकिन इसमें जो कथन होंगे वह ज्यामिति को दर्शाएंगे, यानी कि वह गणित के अंदर प्रयोग होने वाले कथन होते हैं। यानी कि ऐसे अभिगृहित यानी कि ऐसे कथन
जो एक अभिगृहित हो और उनका प्रयोग हम लोग गणित के अंदर करते हैं, गणित ज्यामिति के अंदर करते हैं, वो आपकी अभिधारणा कहलाती है। यानी कि अभिधारणा भी आपका एक तरह का अभिगृहित ही है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग गणित के क्षेत्र में करते हैं। तो चलिए हम लोग यूक्लिड के पहले अभिगृहित को देख लेते हैं, फिर उसके 5 अभिधारणाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो यूक्लिड के कुछ अभिगृहित देखते हैं, सम एक्सियोम्स ऑफ यूक्लिड। पहला है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। अब यह वस्तु से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ना, अभिगृहित में हम लोग सिंपली व्यापक रूप से बात करते हैं, लेकिन जो अभी इसके बाद आपका अभिधारणा आएगा ना, तो अभिधारणा में सिर्फ हम लोग गणित के बारे में ही बात करेंगे, गणितीय जो ज्यामिति है, ज्यामिति से संबंधित आकृतियों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु की जगह कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस चीज को भी मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं आपके ज्योमेट्री से ही, मैं इस चीज, ये कथन तो आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हो ना, लेकिन मैं इस चीज को आपको ज्यामिति से ही समझाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए 3 रेखाएं हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं। 3 रेखाखंड है हमारे पास, एक है ए बी, दूसरा है बी सी, दूसरा है सी डी और तीसरा है ई एफ। ये हमारे पास 3 रेखाखंड है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ए बी सी डी के बराबर है, अच्छा, और ई एफ भी सी डी के बराबर है, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार देखिए कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, तो यहां देखो ए बी सी डी के बराबर है और ई एफ भी सी डी के बराबर है, तो ये दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है, इसलिए ये आपस में भी बराबर होगी, यानी कि ए बी जो होगा ई एफ के भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, हमने इसको ज्यामिति से ही जोड़ दिया। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे आप बात करो, मैं यहां पर समझो, यहां पे इधर मैं इसको आप सिंपली देख लो, ऐसे भी दिखा सकता हूं। मान लो कह दूं कि 2 बराबर है 2 के, तो यहां कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यानी कि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ये दोनों बराबर है, इसमें कोई बराबर अंक, मान लो दोनों तरफ 3-3 जोड़ दिए, तो इनसे प्राप्त पूर्ण जो आएगा वह भी आपस में बराबर होगा। उसी तरह अगर मैं किसी रेखा की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ए बी बराबर है सी डी, और दोनों तरफ इसमें मैं पी क्यू जोड़ देता हूं, तो ये पी क्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा, इन दोनों का योग भी आपस में बराबर हो जाएगा। इन दोनों का ए बी में पी क्यू जोड़े और सी डी में पी क्यू, ये भी बराबर। तो ये कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर। इसको आप ऐसे भी दे सकते हो कि अगर ए बी बराबर है सी डी के और पी क्यू बराबर है आर एस के, तो अगर इसको आप जोड़ो, बराबरों को बराबरों में जोड़ो, तो यहां से ए बी प्लस पी क्यू बराबर में सी डी प्लस आर एस हो जाएगा, और यह भी आपका बराबर ही होगा। सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो प्राप्त शेष भी बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम लोग घटाने का काम करते और घटाने पर जो आएगा वह भी आपस में बराबर ही होगा। ये आप किसी संख्या के लिए भी कर सकते हो, किसी भी वस्तु के लिए कर सकते हो। आप सोच सकते हो ऐसे ना कि अगर 2 चीजें आपस में, ये इसके बराबर है या एबीसीडी के बराबर है पी क्यू आर एस के बराबर, इसमें से ये घटा दिया जाए और घटाने पर जो प्राप्त होगा वो भी आपस में बराबर होंगे नहीं, जो शेष आएगा वो भी बराबर होगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती का मतलब समझते हैं ना, मान लो एक वस्तु, मान लो एक रेखा ही है ना, या फिर कोई वस्तु है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक और त्रिभुज है। ये संपाती का मतलब समझ रहे हो, इसको इस पे रखें तो ये पूरी तरह से ढक जाए, इसको इसको ऊपर रखें तो पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर हो जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएगी, चाहे वह कोई भी वस्तु हो। ठीक है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लो यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, और इस पर मैं एक यहाँ पे एक सी ले लेता हूं, तो मैं यहाँ कहूं कि पूर्ण यानी कि ए बी अपने भाग से बड़ा होगा, इसमें का कोई भी भाग ले लूं। अगर मैं कहूं बीसी से बड़ा है तो जाहिर सी बात है बीसी इसका एक छोटा सा हिस्सा है ना ए बी का, इसलिए ए बी बड़ा होगा बीसी से। एक ही वस्तु को 2 गुना परस्पर बराबर होता है, एक ही वस्तु के 2 गुणे परस्पर बराबर होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूं एक ही वस्तु के 2 गुणे परस्पर बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है ए बी, रेखाखंड ए बी है,
जो 2 गुना है PQ का, और एक CD है वह 2 गुना है PQ का, तो इसलिए यह AB जो होगा CD के बराबर होगा। तो कह रहा है कि एक ही वस्तुओं के 2 गुने, एक ही वस्तु PQ वस्तुओं के यह 2 गुने हैं, तो ये आपस में बराबर हो गए, और एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अगर इसका आधा भी कर देते तो ये परस्पर बराबर हो जाता। सिंपल सी बात है। तो ये यूक्लिड के कुछ अभिगृहित दिए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। ठीक है, यूक्लिड के पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स हैं, उन्हीं को देखने वाले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला पोस्टुलेट क्या है कि एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, चाहे वह बिंदु कहीं भी हो, वहां पे हम लोग सीधी रेखा आसानी से खींच सकते हैं, है ना। 2 बिंदुओं से एक सीधी रेखा आसानी से हम लोग खींच सकते हैं, ये आपको पता है। दूसरा क्या कह रहा है कि एक शांत रेखा मतलब कि एक शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो, शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो, वो निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे इस रेखा की बात करूं तो इस रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी, ऐसे सीधा, या दोनों तरफ आगे अनिश्चित रूप से यह आगे तक जा सकता है। तीसरा क्या कह रहा है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। हाँ, यानी कहने का मतलब कि आपको पता है कि वृत्त खींचने के लिए एक बिंदु चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए। एक बिंदु और एक त्रिज्या हो तो आप आसानी से वृत्त खींच सकते हो। तो ये सारे जो भी देख रहे हैं ना, ये देखो एकदम सत्य है कथन, लेकिन इसको आप साबित नहीं कर पाओगे। साबित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये अभिधारणा है, और इसमें देख रहे हैं ना, ये एक तरह से सारा इसमें मैथमेटिक्स का ही बात हो रहा है। तो ये भी आपका अभिगृहित ही है, लेकिन गणित के बारे में इसमें बात चल रहा है, ऐसे कथन, तो इनको अभिधारणा के नाम से हम लोग जानते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है, समकोण सभी 90-90 होंगे तो एक दूसरे के बराबर होंगे। अभिधारणा नंबर 5, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलाकर 2 समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर उनका योग 2 समकोण से कम होता है। चलिए समझ लीजिए, मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ। 2 सीधी रेखा, एक ऐसी और दूसरी ऐसी, इस पर एक और सीधी रेखा कुछ इस तरह से आ रही है। देख रखा है ना कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो यहाँ एक सीधी रेखा है, यह 2 सीधी रेखाओं पर गिर रही है, और इस तरह से गिर रही है कि अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन कोणों का योग मिलाकर 2 समकोण से कम हो। तो अगर मैं इधर की बात करूं तो इन दोनों का योग देख रहे हैं, 180 से कम होगा ना, 180 से कम होगा दोनों का योग। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। अच्छा, इसको अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ाओ और इधर बढ़ाओ, तो इधर तो ये फैलते जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा। आगे चल के इधर मिल जाएगा ना जी, आगे चल के यह इधर मिल जाएगा। तो ये कब किधर मिलेगा, तो जिधर आपके अंतःकोण जो बन रहे हैं उनका योग जो हो 2 समकोण से कम हो। तो ये आपके 5 पोस्टुलेट थे, इसको जानना जरूरी था, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रतिज्ञा के बारे में। प्रतिज्ञा क्या होता है ना, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोपोजिशन। प्रतिज्ञा ये क्या होता है, तो लिखे परिभाषा कि स्वयं सिद्धों के प्रयोग से जो साधारण कथन या अंकन निकाले जाते हैं, उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए जो आलोचना की जाती है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। यानी कि प्रतिज्ञा कुछ इस प्रकार के साधारण कथन होते हैं जिनको हमें साबित करने की जरूरत होती है, उनको हम लोग साबित करते हैं, उसके बारे में उसका आलोचना लिखते हैं, उसको साबित करते हैं, वो क्या कहलाती है, प्रतिज्ञा कहलाती है। प्रतिज्ञा दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रमेय, जिसे अंग्रेजी में हम लोग थ्योरम कहते हैं, थ्योरम, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे चैप्टर में। और दूसरा जो होता है आपका निर्णय होता है, निर्णय, जिसे अंग्रेजी में प्रॉब्लम कहते हैं, प्रॉब्लम। अब ये है क्या, तो प्रमेय को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिन प्रतिज्ञाओं में ज्यामितीय वस्तुओं
ज्यामितीय वस्तुओं के साधारण गुण को प्रमाणित किया जाता है। उन्हें प्रमेय कहते हैं। और जिनमें अंकन गुणों का जो प्रयोग उनको प्रमाणित किया जाता है, उनके स्थापित की जाती है, उसको निर्णय कहते हैं, है ना। तो इसमें ऐसे जोड़ सकते हैं कि जिनमें अंकन का नियम यानी कि कैलकुलेशन का नियम स्थापित किया जाता है, स्थापित होता है या किया जाता है, उसे निर्णय कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में, बहुत सारा चीज है जानने लायक आप लोग के लिए। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।